हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बायनॉमियल थ्योरम के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म इन एक्सपेंशन। जैसे कोई भी अपने पास एक्सपेंशन दे रखा हो, जैसे हमें x प्लस वाई की पावर n ही दे रखा है, x प्लस वाई की पावर n अपने पास है। तो अब इसमें हमें एनजीटी निकालना होना, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो r है वो लेस देन एन जी टी, एन प्लस क्या होता है n प्लस वन प्लस जो x अपॉन वाई। ठीक है, ये याद रखना हमें। तो टर्म्स ग्रेटेस्ट इंटीजर टर्म्स क्या आएगा r। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एन जी टी का फॉर्मूला एक तरह से। तो अब इसमें हमें ये मान लो p इक्वल टू p कोई टर्म्स है वो आ रहा है 1, p की वैल्यू आ रही है x अपॉन वाई, p है। अब कई बार हमारे पास क्या होगा कि जो p की वैल्यू है वो ज़रूरी थोड़ी है इंटीजर आए। कई बार हमारे पास वो नॉन इंटीजर आ गई, जैसे p की वैल्यू अपने पास आ गई 10.3 आ गई, इसकी वैल्यू 10.3 आ गई अपने पास। तो अब हमारे पास न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट इंटीजर टर्म r क्या होगा, मतलब r तो हमारे पास r तो कभी 10.3 हो ही नहीं सकता। r क्या होता है, होल नंबर, पूर्ण संख्या है। r एलिमेंट ऑफ w। r कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ये होता है, मतलब 10.3 नहीं होगा r। तो अब हमारे पास क्या होगा, जब ये कंडीशन आ जाए ना हमारे पास, मतलब r ले p, और जब तो एंड r लेस देन p आए, पहले तो ये देखो r लेस देन p आए, तो हमारे पास मतलब r क्या लेस देन p आ रहा है, इसका मतलब वो इंटीजर नहीं आ रहा। तो इंटीजर नहीं आएगा तो टर्म्स हमारे पास क्या आएगा, t ग्रेटेस्ट इंटीजर p। ये p है ना जो आई वैल्यू, इसके हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देंगे और +1 ये कर देंगे। जैसे p हमारे पास 10.3 है, तो हम क्या कर देंगे इसमें t 10.3 + 1, तो ये क्या हो गया t 10 + 1 11। ठीक है, तो ये t 11 क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर टर्म्स होगा। और ऐसे ही जब r इक्वल टू p आ जाए, r इक्वल टू p हो गया, मतलब इंटीजर आ गया अपने पास। r की वैल्यू क्या इंटीजर होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी। तो r की वैल्यू p आ रही है, तब क्या आएगा, तो तब p + 1, एक तो t + 1 टर्म्स एंड टीपी टर्म्स, टीपी +1 और टीपी टर्म्स दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, या फिर ये दोनों ही टर्म्स हमारे पास आएंगे। इसमें r की वैल्यू 2 आएगी, इंटीजर वाला भी आएगा टीपी जो वैल्यू आ रहा है, और p + 1 भी आएगा, वो टर्म्स भी हमारे पास आएगा। आई थिंक क्लियर है। अब हम एग्जांपल से और क्लियरिटी लेंगे इसकी। हमारे पास t, इसी में हमारे पास जैसे p = 6 ही आ गया, लेट हम लेते हैं p 6 आ गया, तो ये क्या आएगा t, एक तो p एंड t p + 1, मतलब t6 एंड t7 आएगा टर्म्स। एनजीटी कौन सा टर्म आएगा, t6 एंड t7 आएगा। अब हम कर लें एग्जांपल। इसमें हमें एनजीटी पूछा है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, हम जानते हैं एनजीटी का फॉर्मूला क्या होता है, R होता है वो R n+1। R क्या होगा, लेस देन होगा या इक्वल टू होगा n+1 1 + x अपॉन वाई। किस में होता है, इन x + y की पावर n एक्सपेंशन, इसमें होगा क्या, ये एनजीटी का फॉर्मूला है। अब हमारे पास इसमें हमें देखना है x की वैल्यू क्या है अपने पास 3, इसमें
एक्स की वैल्यू क्या दे रखा है हमें, कैपिटल एक्स है ये, इसकी वैल्यू हमें 3 दे रखी है। एंड जो वाई की वैल्यू है इसमें, वाई की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, -5x। वाई की वैल्यू इसमें क्या आ रही है, -5x। हमें एन निकालना है। एन के लिए क्या करना है, आर, जहाँ जहाँ पर वैल्यू एन की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, एन = 15 दे रखी है ना, तो 15 + 1 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास 3 एंड -5 और एक्स, ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब हम एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1/5। एक्स = क्या है, 1/5। पहले हम पी निकाल रहे हैं केवल इसका, हमें ये नहीं देखना, हमें केवल इतना देखना, पी निकाल दो। पी है क्या है, ये इसमें पी है, ये निकालना है हमें। 16 1 + 3 -5, एक्स की जगह हम क्या लेंगे, 1/5 ले लेंगे। तो ये क्या आ गया 16, 1 + 5 से 5 कैंसिल हो गया और ये -3 आ गया अपने पास। तो आगे क्या आएगा अपने पास 16 और ये क्या आ गया 1 + 3, ये है ना 4 = 4। मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, इसकी वैल्यू 4 आ रही है। पी की वैल्यू हमारे पास क्या आई, पी = क्या आया 4। अब इस एक्सपेंशन में एनजीटी कौन सा होगा, एनजीटी टर्म्स याद करना है हमें। पी = 4 आ गया, ये देख लो पी = 4 आ गया अपने पास। तो अब एनजीटी टर्म्स इसमें क्या आएगा, इंटीजर आ रहा है ना, पी = 4, मतलब आर लेस देन, तो आर की वैल्यू भी इसमें क्या है, आर क्या आएगा, मतलब पी वो आ रहा है। तो एनजीटी टर्म्स कौन सा होगा इसमें, एनजीटी टर्म्स होगा, एनजीटी टर्म्स होगा इसमें एक तो टीपी, एक तो टीपी होगा प्लस एंड एक टीपी +1 होगा। मतलब 4 आया है ना अपने पास, तो इसमें एनजीटी टर्म्स कौन सा आएगा, T4 एंड T5। ये तो होगा T4 एंड T5, ये क्या होंगे इसमें एनजीटी टर्म्स होंगे, एनजीटी न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म्स इसमें ये होंगे T4 एंड T5। ठीक है, T4 एंड T5 इसमें क्या होंगे, एनजीटी टर्म्स होंगे। ये केवल एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करे। अब एक्स की वैल्यू हम इसमें, और एक्स की वैल्यू अपन 2 रखते हैं इफ, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं T4 एंड T5 एनजीटी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। अब क्वेश्चन अपने पास वही है, लेकिन एक्स की वैल्यू हमने रख दी इसमें 2, एक्स की वैल्यू इसमें 2 आ गई। देन फाइंड एनजीटी टर्म, एनजीटी फाइंड करना है, न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म्स इसमें अब हमें फाइंड करना है। तो हम वही लगाएंगे फॉर्मूला, आर लेस देन इक्वल टू n+1 1 प्लस x/y। ठीक है, यही होता है ना x/y, x/y। अब इसमें ये किस में होता है, x की पावर y, x + y की पावर n। इस एक्सपेंशन में एनजीटी ऐसे निकल रहा है। ठीक है, अब हमें पता है x की जगह हमें क्या दे रखा है, वही 3, x की जगह 3 दे रखा है, y की जगह इसमें हमें 5-5x दे रखा है, और जो x है उसकी जगह हमें क्या दे रखा है, अब 2n की जगह अपने 15 दे रखा है। वो वैल्यू, ये सभी वैल्यू इसमें रख देंगे। और ये क्या है, n, p = n+1 1 प्लस x/y। ये वैल्यू हम जब इसे रखेंगे n = 15, तो ये क्या आ गया 15 + 1 1 प्लस x की जगह क्या है, x की जगह क्या दे रखा है हमें 3, और
y की जगह हमें क्या दे रखा, -5x। तो ये क्या हो गया 16, 1 + 3 -5। स्मॉल x की जगह हम क्या रख सकते हैं 2। तो ये क्या आया अपने पास 16, 1 प्लस, और ये क्या आएगा, जैसे हमने इसको डिवाइड किया तो ये क्या आएगा 3 - 10। ठीक है, 3 - 10 आया, 3 - 10 आया। तो ये क्या आया 16, 1.1 प्लस 0.3 आ गया। तो 16 अपॉन हम 1.3 लेंगे तो एक लगभग किसके समीप आएगा, 12 पॉइंट कुछ होगा, ये समथिंग आएगा। ये किसके समीप आ रहा है 12.3। मतलब पी की वैल्यू अपने पास इसमें क्या आएगी 12.3 आ रही है। क्या ये इंटीजर है, ये एक इंटीजर फंक्शन हमें नहीं मिला, इंटीजर आई की वैल्यू इंटीजर नहीं आई, तो पी की वैल्यू इंटीजर नहीं है। तो अब जो एनजीटी टर्म्स होगा ना हमारे पास, एनजीटी टर्म्स वो केवल एक ही होगा, वो होगा टी, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो पी के +1 कर दो। ठीक है, तो वो क्या होगा टी 12.3 +1, ग्रेटेस्ट इंटीजर 12.3 का क्या होता है 12, तो 12 + 1 T13। ये इसमें क्या आएगा T13 एनजीटी होगा, मतलब 13 टर्म्स इसमें 13वां टर्म्स क्या होगा इसमें एनजीटी टर्म्स होगा, ग्रेट न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म्स होगा। आई थिंक एनजीटी अब क्लियर है। अब हम देखते हैं इसमें सम ऑफ द मल्टीनोमियल एक्सपेंशन, ये क्या होता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिटेल से एनालिसिस करते हैं। जैसे हमारे पास कोई 3 टर्म्स दे रखे हैं x + y + z की पावर n। ठीक है, तो इसमें हमें निकालना है, जिसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है x की पावर हमारे पास है, देन इसमें हमें पूछा है फाइंड द टर्म ऑफ x की पावर r1, y की पावर r2, z की पावर r3। ये टर्म्स हमें निकालना है। तो हम ये टर्म्स कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम डिटेल से एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो जो x + y + z की पावर n है उसको हम देखते हैं, इसको हम लिखेंगे n फैक्टोरियल, और कौन सा हमें निकालना है x की पावर, ये यहाँ पे आ जाएगा x की पावर r1, x की y की पावर r2, z की पावर r3, ये हमें निकालना है। तो x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, x का कोफिशिएंट हमें चाहिए r1, तो वो r1 फैक्टोरियल आ जाएगा, एंड x y का फैक्टोरियल y हमें चाहिए r2, तो ये r2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा डिवाइड में, और z का r3 फैक्टोरियल। ठीक है, जिसमें जो r1 + r2 + r3 ये टोटल किसके बराबर होने चाहिए, हमारे पास n के बराबर होनी चाहिए। आई थिंक क्लियर है। यह मल्टीनोमियल एक्सपेंशन है। कैसे हम इसमें x + y + z की पावर n में x r1 y r2 z r3 का टर्म्स निकालेंगे। ठीक है, जैसे इसी में ये क्यूब है, x + y + z की पावर 3। इसमें हमें क्या निकालना है, x y z का कोफिशिएंट निकालना है। तो क्या निकलेगा, ठीक है, तो वही क्या करना है, पहले तो हमें क्या करना है n फैक्टोरियल, n की जगह हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 है, उसमें मान रखो, तो ये क्या आएगा 3 फैक्टोरियल। और हमें क्या चाहिए x की पावर क्या चाहिए हमें 1, तो x की पावर हमें 1 चाहिए, y की पावर हमें क्या चाहिए 1,
जेड की पावर हमें क्या चाहिए 1, ये चाहिए हमें, ठीक है। R1 R2 R3 आ गया तो R1 किस का भी 1 चाहिए, और ये क्या आ गया 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये हमारे पास आ गया 1 फैक्टोरियल, ये यहाँ पे आ गया। और देख लो 1 R1 प्लस R2 प्लस R3 किसके बराबर हो रहा है, जो R1 प्लस R2 प्लस R3 है वो किसके बराबर, n के बराबर होना चाहिए। R1 यहाँ पे क्या है, R1 है जो x की पावर r की जगह क्या दे रखा है 1, R1 x की पावर r आ रहा है तो x ही चाहिए हमें 1 आ रहा है। R2 हमारे पास यहाँ पे क्या चाहिए y की पावर 1 है तो वो R2 भी हमारे पास क्या है 1 है। R3 हमें क्या चाहिए, जो 1 ही आएगा R3 भी, ठीक है। z की पावर भी 1 है तो ये क्या हो गया x 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये क्या आ गया हमारे पास 3, और n की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। तो जो ये है और जो इसका 3 फैक्टोरियल ये पार्ट है, ये क्या आ गया इसका कोफिशिएंट, ये क्या आ गया इसका कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, जो किसके बराबर हो गया 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 6, ये होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये क्या हो गया 6। आई थिंक क्लियर है। अब हम इसके और डिटेल एग्जाम्पल करते हैं ताकि और क्लियरिटी हो। ये फिर कोफिशिएंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस ए माइनस बी प्लस सी की पावर 9, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूब बिफोर सी इन द एक्सपेंशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हमें वही दे रखा है एन, क्या दे रखा है इसमें एन, इसमें हमारे पास आ रहा है 9, ठीक है। हम निकालेंगे इसको n फैक्टोरियल और ये लिख देंगे हम, इधर आ गया 1 की पावर R1, 1 की पावर R2, b की पावर माइनस R3, c की पावर R4, R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल, r की पावर R4 फैक्टोरियल, ये अपने पास आ गया, ठीक है। अब हम इसमें n क्या है अपने n इसमें दे रखा है, इसमें n दे रखा है हमें 9, और हमें क्या चाहिए ए क्यूब बिफोर सी, ये चाहिए। तो मतलब इसमें R1 तो कुछ भी रख लो आप, जो R1 क्या रखेंगे इसमें R1 प्लस R2 प्लस R3 इन तीनों का
चारों का योग तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, सॉरी n के बराबर होंगे तो 9 आना चाहिए। ये तो क्या हमारे पास 9 आना चाहिए, ठीक है। हाँ इसमें देखते हैं हम क्या क्या रख सकते हैं, ठीक है। पर हमें R1 से कोई मतलब नहीं है, एक बार पहले हम इसको देखते हैं R2 और R3 R4 ये क्या होना चाहिए, ठीक है। R2 इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, R2 के बराबर एक क्यूब आ रहा है, R2 क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, और जो R3 है वो क्या होना चाहिए B4 आ रहा है, B4 चाहिए हमें, तो क्या होगा 4 के बराबर होगा। और जो C है वो क्या है 1 है, C की पावर क्या है 1 है, तो जो R4 होगा वो 1 होगा, ठीक है। ये अपने पास हो गए, ठीक है। अब हम इससे R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 निकाल लेते हैं। R4 ये क्या है, इसके बराबर 9 के बराबर होना चाहिए, 3 4 R1, R2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, R2 की वैल्यू 3 है, R3 की वैल्यू 3 4 है, और ये 1 है R4 की वैल्यू, तो ये क्या आ गया 8 = 9। R1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, ठीक है। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो और इसका आंसर निकल जाएगा। n की जगह हम क्या रखेंगे 9 फैक्टोरियल, R1 की जगह हम क्या रखेंगे R1 की जगह 1, और R2 की जगह हम क्या रखेंगे, एक ये है यहाँ पे, एक की जगह R2 की जगह 3, और R3 की जगह हम क्या रखेंगे B है की पावर 4, ठीक है। C की जगह हम क्या R4 आ रहा है तो उसकी जगह हम क्या रखेंगे 1। अब यही वैल्यू यहाँ पे रख दो, 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, यही इसका कोफिशिएंट आएगा। अगर जो ये इधर वाला पार्ट ना इसको सोल्व कर लो, 9 फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये हो गया 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल, ये हो गया 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 4 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल है, चल रहा है। 1 फैक्टोरियल का कोई मतलब नहीं है, 1 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 1 की पावर 1, 1 की पावर क्यूब, तो ये क्या आ गया a क्यूब, ये माइनस है, माइनस की पावर इवन हो तो वो क्या होगा हमेशा प्लस, तो माइनस की पावर 4 होगी, -1 की पावर 4, मतलब ये क्या आ जाएगा b की पावर 4, कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं, माइनस 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 प्लस हो जाएगा ये, और C1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो माइनस से प्लस हो जाएगा -b, तो इसका जो कोफिशिएंट आएगा 9 7, ठीक। कोफिशिएंट देखते हैं हम इसका, या ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं माइनस की पावर 4, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब हम देखते हैं इसको, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, 3 फैक्टोरियल से ये 6 से कट गया, 4 फैक्टोरियल ये कट गया, ठीक है। 8 9 72, और ये क्या आ गया, ये आ गया, ये क्या आ गया अपने पास 0 4 3 12, ये अपने पास आंसर आ गया, ये कोफिशिएंट हो गया इसका, किसका a क्यूब V4।